हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। आशा करता हूँ कि आप घर रह कर के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अध्याय 1 पर चर्चा कर रहे थे। आवर्त, बीजी, पादपों में जनन। और अब तक हमने पढ़ा कि आवर्त बीजी पादपों में जनन जो है वो 2 प्रकार से होता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा टाइप है नंबर 2 लैंगिक जनन। पिछले वीडियो में हम अलैंगिक जनन पर विस्तार से चर्चा कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। और लैंगिक जनन के विषय में भी हम प्रारंभ में ही पढ़ चुके थे कि लैंगिक जनन भी जो है लैंगिक जनन जो है वो क्या है। अगर हम केवल परिभाषा की बात करें तो हम कहेंगे कि निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाला जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। अब बात यह होती है कि जिस निषेचन की आप चर्चा कर रहे हैं ये निषेचन किन के बीच में होगा, है ना। ये तो हमने बोल दिया कि निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होने वाला जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। लेकिन निषेचन होगा किसका? तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें कि निषेचन होगा किसका, तो निषेचन होगा नर युग्मक व मादा युग्मक का। किसका होगा निषेचन? नर युग्मक व मादा युग्मक। और पादपों में नर युग्मक कौन होता है? पादपों में नर युग्मक होता है परागकण। और मादा युग्मक कौन होता है? तो मादा युग्मक होता है ये अंडकोशिका। और इनका निर्माण कहाँ होगा? तो निर्माण की बात करें तो परागकण यानी नर युग्मक कहाँ बनेगा? नरजन्नांग में। कहाँ बनेगा? नरजन्नांग में। और अंडकोशिका कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी मादा जन्नांग में। और अगर आगे बात करें, हमने पढ़ा है कि नरजन्नांग क्या होता है। तो भाई पादपों में नरजन्नांग कौन होता है? पुमंग। और मादा जन्नांग कौन होता है? जायांग। अब देखिए हम पढ़ लैंगिक जनन को रहे, लेकिन धीरे धीरे हम किधर बढ़ रहे हैं? हम तो पुष्प की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुमंग और जायांग किसके भाग है? अगर हम ये देखेंगे पुमंग और जायांग किसके भाग है? पुमंग और जायांग भाग हैं किसके? पुष्प के। तो क्या लैंगिक जनन पढ़ने से पहले पुष्प पढ़ना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि लैंगिक जनन जो है नाम से ही स्पष्ट है कि ये जनन किसके द्वारा होगा? जननांगों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जननांगों के द्वारा। और पादप के जननांग कहाँ होते हैं? पादप के जननांग, तो पादप के जननांगों को धारण करने वाली जो रचना है वो रचना ही क्या है? पुष्प है। जैसा हमने यहाँ देखा, पादप के जननांग किस में होते हैं? पुष्प में होते हैं। कौन कौन से? नरजन्नांग, मादा जन्नांग। तो अब यहाँ लैंगिक जनन का एक बेसिक कंसेप्ट हालांकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते। तो पुष्प में क्या होता है? अब यहाँ से जनन स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी लैंगिक जनन पढ़ने आप जा रहे हैं, चाहे पादपों में, चाहे मनुष्य में, चाहे अन्य जंतुओं में, सबसे पहले उसके जनन तंत्र को समझना होता है कि यार इसमें नरजन्नांग कौन होते हैं, मादा जन्नांग क्या कौन होते हैं, नर युग्मक क्या बनेगा, मादा युग्मक क्या बनेगा। उसी की बात तो निषेचन होगा ना। निषेचन के फलस्वरूप तो ये निषेचन डायरेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। कहाँ बनेगा? नरजन्नांग, मादा जन्नांग में। अब नरजन्नांग और मादा जन्नांग कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, क्या इसका जो है कार्यकी है यानी फिजियोलॉजी क्या है इसकी, ये सारी बातें हमको समझना जरूरी होती, तब जाकर हम जनन को कंसेप्टिव तरीके से हम पढ़ पाते हैं। यानी आप पादपों में जनन पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप पादप के जननांगों के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में। अब पुष्प में पढ़ेंगे तो जननांग जो है उसमें
आप पढ़ेंगे कि यार पुष्प में क्या होता है, इसको तो छोड़ दीजिए अब आप, है ना, ये तो क्लियर हो गया, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था। अब ध्यान पूरा इधर ले आइए। पादप के जन्नांग कौन है? पुष्प है। पुष्प में कौन कौन से जन्नांग हैं? तो पुष्प में एक तो है नर जन्नांग, एक है मादा जन्नांग। अब जैसा कि आप जानते हैं नर जन्नांग कौन है, अभी अभी लिखा हमने, नर जन्नांग है पुमंग। मादा जन्नांग कौन है? मादा जन्नांग है जायांग। और जैसा कि आप पीढ़ी एकांतरण में भी आपने पढ़ा था कि ये सारी जो रचनाएं हैं ये क्या है, ये द्विगुणित है। तो अब क्या होगा, नर जन्नांग और मादा जन्नांग में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर जन्नांग में अब क्या होगा, चूंकि ये लैंगिक जनन करने जा रहा है तो लैंगिक जनन के लिए युग्मक की आवश्यकता होगी। और युग्मक का कौन से विभाजन के फलस्वरूप बनेंगे? अर्धसूत्री विभाजन। तो जो पुमंग है, इस पुमंग की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है? अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पुमंग में क्या बन जाता है? पुमंग में बन जाता है नर युग्मक, या यूँ कहूँ कि बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। जो कैसे होते हैं, चूंकि अर्धसूत्री हुआ है तो पहले 2n था, अब आधा आधा हो जाएगा, गुणसूत्र यानी जोड़ा टूट जाएगा, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये कौन सी होगी? अगुणित। तो इस प्रकार से नर जन्नांग में जो कि पुमंग होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर युग्मक बनता है, जो कि कौन होता है? पराग कण होता है। कौन होता है? पराग कण, या लघु बीजाणु भी हम इनको बोल देते हैं। यही घटना सेम यहाँ होगी। जो मादा जन्नांग है वो मादा जन्नांग में भी क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा मादा युग्मक, और जो कि कौन होता है? वो होता है अंड कोशिका। अच्छा, एक बात और ध्यान देने की है कि जो पुष्प होता है, इधर ध्यान दें, एक ही पुष्प में नर जन्नांग भी हो सकते हैं, मादा जन्नांग भी हो सकते हैं। तो ऐसा पुष्प क्या कहलाएगा? उभयलिंगी पुष्प। एक ही पादप पर एक पुष्प में नर जन्नांग हो सकते हैं और दूसरे पर क्या हो सकता है? मादा जन्नांग हो सकते हैं। एक ही पादप पर एक पुष्प नर में नर जन्नांग हो सकते हैं, एक में मादा जन्नांग हो सकते हैं। तो इस स्थिति में पुष्प क्या हो जाएगा? एक लिंगी। पुष्प क्या हो जाएगा? एक लिंगी। लेकिन पादप क्या हो जाएगा? तो पादप पे तो नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, सॉरी नर पुष्प भी है, मादा पुष्प भी है, तो पादप क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। ध्यान देना कि पादप पर जो पुष्प है वो एक लिंगी है, लेकिन पादप क्या है? उभयलिंगी है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ पर पुष्प भी उभयलिंगी है और पादप भी उभयलिंगी है। फिर दो कंडीशंस आपने पढ़ ली। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि एक पादप है उस पर तो नर पुष्प आते हैं, एक पादप है उस पर मादा पुष्प आते हैं। तो इस स्थिति में पादप और पुष्प दोनों ही क्या हो गए? दोनों ही एक लिंगी हो गए। हालांकि आगे जाकर के इसी इकाई में आप इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। क्या है? सबसे पहले पादप के जन्नांग, पुष्प, पुष्प में नर जन्नांग, मादा जन्नांग। यहाँ क्या हुआ? तो यहाँ नर जन्नांग में क्या बन गया? नर युग्मक। मादा जन्नांग में क्या बन गया? मादा युग्मक। अब क्या होगा? अब दोनों में निषेचन होगा। तो यहाँ से नर युग्मक यहाँ पहुँचेगा, जिस घटना को आप परागण कहते हैं। बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो परागण के द्वारा ये नर युग्मक कहाँ पहुँचता है? मादा पुष्प तक पहुँचता है। और मादा पुष्प तक पहुँचने के बाद फिर इसमें जो है निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयित हो जाता है, जिस घटना को आप क्या कहते हैं? इस घटना को आप कहते हैं निषेचन, या आप कहते हैं इसको युग्मक संलयन। युग्मक संलयन क्या होगा? जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा एक नया स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं युग्मनज, जो कि वापस क्या होगा? द्विगुणित होगा। अब क्या होगा? तो अब जो ये रचना बनी है इसमें सम, क्योंकि वर्दी होगी और वर्दी के लिए कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। तो अब यहाँ से समसूत्री विभाजन शुरू होता है और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो युग्मनज बना है उससे क्या बनेगा? उससे भ्रूण बनेगा। भ्रूण और आगे डेवलप होगा और इससे क्या बन जाएगा? बीज बन जाएगा। और बीज और आगे डेवलप करके क्या बना लेगा? पादप बना लेगा। और इस प्रकार से क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हो जाता है क्या?
लैंगिक जनन। तो ये प्रक्रिया है लैंगिक जनन की। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लैंगिक जनन को विस्तार से पढ़ रहे हैं तो कितने चरणों में आप लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। देखिए, पहला चरण तो आप पुष्प के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, जो आज ही करेंगे। तो पुष्प यानी कि जननांगों के विषय में जानकारी। उसके बाद जो दूसरा चरण आपका शुरू होगा वो क्या होगा कि इस पुष्प में नर जननांग से नर युग्मक कैसे बनता है और मादा जननांग से मादा युग्मक कैसे बनता है। जो दूसरा चरण हो जाता है वो दूसरा चरण क्या हो जाता है, वो हो जाता है युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। तो दूसरे चरण में आप क्या समझेंगे, युग्मक निर्माण समझेंगे कि युग्मक निर्माण कैसे होता है। पहले चरण में क्या पढ़ रहे हैं, केवल पहले चरण में केवल जनन तंत्र यानी जननांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर दूसरे चरण में क्या पढ़ेंगे कि जननांगों में नर जननांग में नर युग्मक कैसे बनता है, मादा जननांग में मादा युग्मक कैसे बनता है। जब ये प्रक्रिया पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप पढ़ेंगे कि ये नर युग्मक किस प्रकार से ट्रेवल करके मादा युग्मक या मादा पुष्प तक आता है। जिस प्रक्रिया को, क्योंकि हम पादप की बात कर रहे हैं, और जंतुओं में यह प्रोसेस एब्सेंट रहेगा लेकिन यहाँ होगा। तो इस प्रोसीजर को आप कहते हैं परागण। जब परागण हो गया यानी नर युग्मक मादा पुष्प तक पहुंच गया तो उसके बाद वो निषेचन करेगा, दोनों एक दूसरे में संलयित हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट आप जो पढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा निषेचन। अब निषेचन के बाद क्या बन गया भाई, युग्मनज बन गया। तो अब जो लास्ट आपका स्टेप रहेगा वो रहेगा युग्मनज का परिवर्धन, क्योंकि युग्मनज ही डेवलप हो रहा है। युग्मनज डेवलप होकर भ्रूण बना रहा है, भ्रूण डेवलप होकर बीज बना रहा है, बीज डेवलप होकर के पादप बना रहा है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो गया, अगला पॉइंट आपका हो जाता है युग्मनज का परिवर्धन। युग्मनज का परिवर्धन, जैसे भ्रूण बनेगा या आप इसको सीधा भ्रूण का परिवर्धन भी कह सकते हैं, उससे बीज बनेगा। तो ये परिवर्धन वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि जब लैंगिक जनन पढ़ने जा रहे हैं तो क्या क्या पढ़ना है, पादप में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जननांग पढ़ना है यानी पुष्प पढ़ना है। उसके बाद जननांगों में युग्मक निर्माण पढ़ना है। फिर दोनों में ये यहाँ तक कैसे पहुँचता है उस बात को समझना है। फिर पहुँचने के बाद क्या होता है उस बात को समझना है। और फिर जब निषेचन हो जाता है, युग्मनज बन जाता है, तो यहाँ से पादप निर्माण तक की प्रक्रिया क्या है उस बात को समझना है। चलिए, ये तो हो गई बेसिक कंसेप्ट की बात। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज पुष्प के बारे में, है ना। क्योंकि स्टार्ट करते हैं लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन समझ में आ गया क्या होगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से होने वाला जनन लैंगिक जनन है। और इस संदर्भ में आप आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, पुष्प पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहला चरण आपका क्या रहेगा, पहला चरण आपका रहेगा पुष्प। अब पुष्प जब पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पुष्प की परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा में दो इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी है, और वो दो महत्वपूर्ण लाइन क्या है। तो परिभाषा की पहली लाइन हो जाती है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। सबसे पहली बात क्या याद रखोगे आप, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। प्ररोह मतलब वायवीय भाग, तना। तने से संबंधित जितनी भी रचनाएं होती है वो सब क्या कहलाती है, प्ररोह कहलाती है। और तने के ही भाग जो है, वायवीय भाग जो है, ये कह सकता हूँ वायवीय भाग जो है वो रूपांतरित होकर के क्या कर लेते हैं, पुष्प बना लेते हैं, जिसमें पत्तियां वगैरह भी एक विशेष संरचना में अरेंज हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पुष्प की संरचना से है वो ये है कि पुष्प क्या करता है, क्या महत्वपूर्ण रोल है इसका। तो पुष्प क्या करता है, पुष्प पादप के जननांगों को धारण करता है। यानी पुष्प के जो पादप के जो जननांग होते हैं वो किसमें होते हैं, उनको कौन कैरी करके रखता है, तो वो हैं पुष्प। तो पुष्प पादप के जननांगों को धारण करता है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पुष्प कितने भागों में, या पुष्प की संरचना को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं, तो है ना, अब संरचना की बात कर रहे हैं तो इसका पहला भाग होता है बाह्य दलपुंज। नंबर 2 दूसरा भाग होता है दलपुंज। तीसरा भाग होता है
पुमंग, चौथा भाग होता है जायांग। अब यहाँ इनका क्या कार्य है उस आधार पर इनको अलग अलग चक्रों में रखा जाता है। देखिए, बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये जनन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जनन में सहायक होते हैं। सहायक कैसे होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और सहायक होने के कारण इसको क्या कह दिया जाता है, इसको पुष्प के सहायक चक्र कह दिया जाता है। कौन है सहायक चक्र में? बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या कह दिया जाता है? सहायक चक्र कह दिया जाता है। जबकि जो पुमंग और जायांग है ये तो युग्मक निर्माण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये जनन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से इनका जनन में जो है योगदान होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जनन चक्र। क्या कहा जाता है? जनन चक्र। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनन में सहायक होते हैं, सहायक क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको जनन चक्र कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट रूप से क्या करते हैं? जनन में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सहायक चक्र कहते हैं। तो संरचना की अगर हम बात करें तो पुष्प की संरचना को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सहायक चक्र और जनन चक्र। और उसमें कितने भाग होते हैं? तो दो सहायक चक्र में होते हैं और दो जनन चक्र में होते हैं। और टोटल भाग कितने हो जाते हैं? 4। देखिए, चक्र पूछे तो कितने हैं? 2 चक्र हैं। कौन कौन से? सहायक चक्र और जनन चक्र। भाग पूछे तो कितने हैं? 4 भाग हैं, 2 सहायक चक्र के, 2 जनन चक्र के। कौन कौन? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। तो ये यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे पुष्प का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और अब हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम इनको साथ के साथ समझते भी जाएंगे और इनका डायग्राम भी बनाते जाएंगे। देखिए, अब जब डायग्राम बनाने जा रहे हैं तो डायग्राम बनाते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे बनाना है, ताकि कम से कम समय में एग्जाम में अगर डायग्राम आता है तो कम से कम समय में हम डायग्राम को बना सकें। तो इसके लिए हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? पुष्प की संरचना अगर आपको बनानी है तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए जायांग से। और जायांग जब आप बना रहे हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए वर्तिकाग्र से, स्त्री केसर, है ना। जायांग का प्रत्येक सदस्य क्या कहलाएगा? स्त्री केसर। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप स्त्री केसर बनाएंगे, यानी जायांग बनाएंगे। देखो, स्त्री केसर और जायांग में क्या अंतर है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने ये यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले हमने स्त्री केसर बनाया। स्त्री केसर में क्या होता है? ऊपरी चपटा भाग होता है इस प्रकार से, फिर आफ्टर देन ये इस प्रकार की एक पतली बेलनाकार नलिका होती है, और इसके नीचे का भाग क्या होता है? नीचे का भाग इस प्रकार से फूला हुआ होता है, जिसको अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्त्री केसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा और इस प्रकार से लंबा खींच देते हैं, तो ये वाला भाग हो जाता है पुष्पासन। क्या हो जाता है? ये वाला भाग पुष्पासन हो जाता है। अब यहाँ से हम डायग्राम को आगे कैसे बढ़ाएं? तो आगे कैसे बढ़ाएं, तो आपने देखा होगा पुष्प के सबसे बाहर पुष्पासन के वाले भाग में हरे कलर की पत्तियां होती है इस प्रकार से। यहां मैं बना देता हूं इस प्रकार से। हालांकि इनकी संख्या सामान्यतः 5 होती है। एक आदर्श संख्या की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है? वो होती है 5। लेकिन अब यहाँ तो हम 2D स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं ना, तो हम केवल यहाँ 2 बना करके दिखा रहे हैं। आप इसको समझे कि चारों तरफ है। तो ये जो हरे रंग की संरचना बनाई है, इसको आप कहते हैं, हरे रंग की जो पत्ती बनी है पुष्प में सबसे बाहर, इसको आप कहते हैं बाह्य दल। अब देखिए, दल, बाह्य दल और बाह्य दल पुंज में क्या अंतर है कि अगर ये एक पत्ती की हम बात कर रहे हैं, एक भाग की हम बात कर रहे हैं तो बाह्य दल, लेकिन ये 5 के ग्रुप की अगर हम बात करें, जैसे इसको भी इसमें शामिल कर लूं, तो ये पूरा जो ग्रुप बनता है, ये ग्रुप क्या कहलाएगा? फिर ग्रुप में हम इसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला भाग। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जो अगला भाग आता है वो आता है दल। अब दल क्या होंगे? दल होती है पुष्प की रंगीन पंखुड़ियां, और पुष्प की जो रंगीन पंखुड़ियां होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे पहली पंखुड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5। थोड़ा सा अब ये एडजस्ट कर लीजिए,
हो जाता है यार लाइव क्लास में, है ना, तो ठीक है, और रंगीन कर दो इसको। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका जो रंगीन पंखुड़ियों वाला भाग है पुष्प का। ये रंगीन पंखुड़ियों वाला भाग क्या कहलाता है, ये कहलाता है दल। प्रत्येक पंखुड़ी की अगर हम बात करें तो प्रत्येक पंखुड़ी क्या है, दल है। और इन पूरी समूह की बात करें तो ये क्या होती है, ये होती है दल पुंज। समूह में बोलेंगे तो पुंज, प्रत्येक सदस्य है तो दल। अब मैंने कहा कि जनन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, हेल्पफुल होती है। तो हेल्पफुल कैसे होती है ये बात करते हैं। देखिए ये जो है हरे रंग की, तो ये तो भोजन संचय करेगी, भोजन देगी, पहली बात है ना। तो भोजन भी प्रोवाइड कौन कर रहा है, पुष्प को पोषण प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये बाह्य दल कर रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये बाह्य दल ही होते हैं जो पुष्प को क्या करते हैं, ढक करके रखते हैं। यानी कि क्या करता है बाह्य दल, है ना, इसके वर्क लिख रहा हूं यहाँ। बाह्य दल एक तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन यहाँ रहेगा तो पोषण प्रदान करेगा पुष्प को। दूसरा क्या करता है कि कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। कलिका अवस्था में क्या करता है, पुष्प की रक्षा करता है। आगे बढ़ते हैं, दलपुंज की बात करते हैं। दलपुंज में क्या होता है, तो दलपुंज का जो मुख्य काम है, चूंकि ये रंगीन होता है और जो कीट हैं, कीटों को या पक्षियों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि वो कीट यहाँ आए, बैठे, यहाँ पर इसमें से फूलों का रस चूसे और जब उड़ करके जाएं तो यहाँ से जो नर युग्मक वगैरह बनेंगे उन नर युग्मकों को दूसरे पुष्प पर ट्रांसफर कर दे। समझेंगे आगे। फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि कीटों को या अन्य सूक्ष्म जीवों को अपने या पक्षियों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कौन, दल। तो आकर्षण का काम इसका हो गया। ये दोनों घटनाएं जो है ये जनन के लिए हेल्पफुल होती है। ये तो है ही, रक्षा ही नहीं करेगा तो फिर आगे की तो कोई बात ही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से विकसित होते हैं इसमें नरजन्नांग, जिसको आप पुमंग कह रहे हैं। ये पुमंग है साहब, ये पुमंग है। थोड़ा और डार्क कर लेते हैं ताकि अच्छा स्पष्ट दिखाई दे। अब बात वही कि अगर इन सबको मैं ग्रुप में बोलूं तो पुमंग है, और पर्टिकुलर एक की बात करूं तो इसको पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुंकेसर। और इस पुंकेसर में 3 भाग है जो मैंने आपके यहाँ बनाया है, जो आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग कहलाता है पूतंतु। क्या कहलाता है, पूतंतु। दूसरा, यहाँ पर इस प्रकार से एक ऊतक होता है छोटा सा, ये इस प्रकार का ऊतक होता है जो इस पूतंतु को क्या करता है, यहाँ ऊपर एक चपटी संरचना परागकोश से जोड़ता है। यहाँ इस प्रकार एक ऊतक होता है और यह ऊतक क्या करता है, ऊपर इस पूतंतु को ये वाला ऊतक इस परागकोश से जोड़ता है। तो अब देखिए यहाँ पूरा एक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर में आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा ऊपर वाला भाग कौन सा है, परागकोश। और ये जो ऊतक है, ये ऊतक जो परागकोश और इसको जोड़ता है पूतंतु को, इसको आप कहते हैं योजी। क्या कहते हैं, योजी। और ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है पूतंतु। और इस प्रकार से ये तीनों भाग किसके हैं, तो ये तीनों भाग हैं किसके, ये तीनों भाग हैं पुंकेसर के। किसके हैं, पुंकेसर के। और अभी ये तो पर्टिकुलर इसकी बात कर रहे हैं। अगर इन सबको समूह में बोला जाए, पुष्प के लिए सबके लिए एक शब्द उपयोग में लिया जाए, तो फिर हम कौन सा शब्द उपयोग में लेंगे, ये होता है पुमंग। अब यही थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हम कहते हैं कि यार पुमंग में क्या बनता है, पुमंग में ही नरयुग्मक बनता है। तो अब पुमंग में तो 3 भाग हो गए देखा जाए तो, ये और ये, तो नरयुग्मक कहाँ बनेगा, तो नरयुग्मक जो है इस परागकोश वाले भाग में यहाँ बनता है नरयुग्मक, यहाँ नरयुग्मक बनता है ये।
ठीक है। तो नर युग्मकों का निर्माण जो नर जनन तंत्र है उसके कौन से भाग में होता है? पराग कोश में होता है। तो नर युग्मक कहाँ बनता है? नर युग्मक बनता है पराग कोश में। दूसरा, ये योजी जो है ये पराग कोश और पूतंतु को तो जोड़ता ही है, साथ ही इसका एक और महत्वपूर्ण काम है कि ये योजी इस पराग कोश को पोषण प्रदान करता है, यहाँ से इसको पोषण मिलता है। तो ध्यान दें कि पराग कोश को पोषण कौन देता है? पराग कोश को पोषण देता है योजी। योजी पराग कोश को पोषण देता है, लिख देता हूं, योजी पराग कोश को पोषण प्रदान करता है। पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। तो ये तो बात हो गई किसकी? ये बात हो गई नर जनन तंत्र की। ये पुमंग प्रत्येक सदस्य, पुंकेसर 3 भाग, पूतंतु, योजी और पराग कोश। पूतंतु क्या करता है? पूरे इस भाग को पुष्प से जोड़ करके रखता है, मैक्सिमम टाइम अंडाशय से जोड़ता है, कभी कभी ये दलों से भी जोड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा भाग योजी जो पराग कोश को पोषण प्रदान करता है और पराग कोश और पूतंतु को जोड़ता है। तीसरा भाग पराग कोश जो सबसे महत्वपूर्ण रचना होती है, इसी के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और नर युग्मकों का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मादा जननांग, जिसको आप जायांग कहते हैं। और अगर प्रत्येक सदस्य, चूंकि यहाँ तो मैंने एक ही सदस्य बनाया है, तो फिर आप इसको स्त्री केसर कहेंगे। ये जननांग भी कई हो सकते हैं, तो अगर समूह में है तो फिर आप इसको जायांग कहेंगे। देखिए, प्रत्येक सदस्य है, अगर सिंगुलर एक सदस्य को क्या कहेंगे? स्त्री केसर। और स्त्री केसर का समूह क्या कहलाएगा? जायांग, जो कि कौन है? मादा जननांग है। और ये भी कितने भागों में बटा है? ये भी 3 भागों में बटा है। सबसे पहला भाग कौन है? सबसे पहला भाग है वर्तिकाग्र। दूसरा, ये लंबी जो नलिका है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्तिका। और तीसरा सबसे नीचे का ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंडाशय। और ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं? जायांग, प्रत्येक सदस्य, स्त्री केसर। अब बात करें आगे। अच्छा, इनका रोल क्या होता है? सब क्या काम करते हैं? तो जो परागकण यहाँ से जब ये पक जाएगा, ये फटेगा पराग कोश और यहाँ से परागकण मुक्त होगा, तो ये परागकण यहाँ पराग कोश से कहाँ पहुँचेगा? इस वर्तिकाग्र पर ही पहुँचेगा। जिस घटना को आप क्या कहेंगे? इसी घटना को आप क्या कहेंगे? परागण कहेंगे। फिर यहाँ से परागकण जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एक जो है पराग नलिका बनाएगा और यहाँ से अंदर जो वर्तिका है इससे ट्रेवल करता हुआ यहाँ अंडाशय को भेजते हुए अंदर आएगा। अब अंदर जब जाएगा अंडाशय में तो यहाँ इसको क्या दिखेगा? तो अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। बीजांड, ठीक है। और बीजांड के भीतर जो है भ्रूण कोश का निर्माण होता है, मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो अंदर जो बीजांड के अंदर की स्ट्रक्चर है, बीजांड के अंदर की स्ट्रक्चर वो किस प्रकार की होती है? तो बीजांड के अंदर यहाँ ये 3 कोशिकाएं होती है जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इधर यहाँ 2 कोशिकाएं होती है जिनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं और एक यहाँ होती है जिसको अंड कोशिका कहते हैं। 2 कोशिकाएं यहाँ होती है बीच में, कोशिका तो एक ही होती है जिसमें केंद्रक 2 होते हैं। यहाँ ये केंद्रक 2 होते हैं, कोशिका क्या होती है? कोशिका एक ही होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंटर वाली को, जिसमें 2 केंद्रक है, ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार बीजांड के अंदर ये भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर को अब थोड़ा और डिटेल से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं यहाँ निकाल करके इसको लाता हूँ। क्योंकि क्या है, बीजांड था और बीजांड की कुछ कोशिकाएं ही विभाजित होकर के ऊपर तो इस प्रकार 3 कोशिकाएं बनाती है जिसको क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। 2 कोशिकाएं यहाँ बनती है जिनको क्या कहा जाता है? सहायक कोशिका कहा जाता है। एक यहाँ पर इस प्रकार से कोशिका बनती है जिसको क्या कहा जाता है? यही होती है अंड कोशिका।
इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है अंड समुच्चय। और बीच में एक ध्रुवीय कोशिका होती है, ध्रुवीय कोशिका। इसके बारे में आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर आप समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। और ध्रुवीय कोशिका को आप कह सकते हैं द्वितीयक केंद्रक। तो ये स्ट्रक्चर होता है। बीजांड की कुछ कोशिकाएं विभाजन करके भीतर की साइड इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेती है। इस पूरी रचना को जो अंदर बनी है, इसको आप क्या कह सकते हैं? इसको आप कह सकते हैं भ्रूण कोश। तो यहाँ आपका ये पुष्प का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। देखिए, पुष्प में ही पूरा जनन यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। अब वैसे तो आपको ये बिल्कुल कचरा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आप बता सकते हैं। पुष्प के 4 भाग हैं। सबसे पहला क्या है? बाह्य दल। रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। बाह्य दल जो कि कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। दल जो कीटों को आकर्षित करते हैं। ये पुंकेसर हो जाते हैं, जो जिसमें 3 भाग होते हैं, पुतंतु, योजी, परागकोश। परागकोश में नरयुग्मक बनता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये अंदर जो स्त्री केसर है, इसमें भीतर जो बीजांड है, उसके भीतर बीजांड की कोशिकाएं विभाजन करके ये मादा युग्मकोद्भिद बना रही है अंदर, जिसमें एक अंड कोशिका होती है। तो ये नर युग्मक यहाँ बनता है, मादा युग्मक यहाँ बनता है। तो ये है पुष्प का स्ट्रक्चर। आप अच्छे से इसको पढ़िए और कुछ समस्या है, प्रश्न बनता है तो पूछिए। धन्यवाद।